Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके क्लास 11th और क्लास 12th में बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में और आपके नीट के एग्जामिनेशन में। तो बच्चे, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत रहती है, जिसको आप समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि बायोलॉजी को वो याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है ना, वो पूरा इंटायर जो बायोलॉजी है वो बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई यूनिट पढ़ रहे हो ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप डाइजेशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप हार्मोन को भी अंडरस्टैंड करो, और हार्मोन किस तरीके से रिलीज हो रहे हैं वो आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू भी। तो पूरी इंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और ये इस सीरीज़ का 12th पार्ट है। ये इस सीरीज़ का 12th पार्ट है, और इसमें हमने प्रीवियस पार्ट में 11th पार्ट में ये अंडरस्टैंड किया कि जो बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उस यूरिन के फॉर्मेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये यूरिन का फॉर्मेशन 3 डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को आप बोलते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हमने 11th पार्ट में इंटायरली कवर कर लिया है। ठीक है, आज के पार्ट में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेलेक्टिव सिक्रीशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्रीशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में ये अंडरस्टैंड किया कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया। तो ये क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो आपका कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा 33 + 15 = नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो बेसिकली 10 mm Hg आपको अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 1100 ml to 1200 ml ऑफ ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है बाई किडनी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बात करते हो कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन जनरेट हो रहा है, तो इन 1 मिनट 125 ml जो है वो फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप बात करते हो कि 1 मिनट में इतना फिल्टर जनरेट हो रहा है, तो 1 डे में कितना फिल्टर जनरेट होगा। 1 डे में जो फिल्टर जनरेट हो रहा है वो इतना जनरेट हो रहा है, फिल्ट्रेट कुछ इतना जनरेट हो रहा है, मीन्स 180 लीटर्स जो है वो जनरेट हो रहा है आपका फिल्ट्रेट के फॉर्म में। लेकिन इस फिल्ट्रेट से जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना है, इसका 1%, इसका 1%, तो 1% अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लीटर है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में बेसिकली जो यूरिन का अमाउंट है, जो एक दिन में यूरिन जनरेट हो रहा है, वो 1.5 लीटर मेंशन है। ठीक है, अब देखो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर सपोज ये आपका क्या है, एफरेंट एट्रियोल, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस, ये क्या है, इफरेंट एट्रियोल। मीन्स यहाँ पर अगर आप ये अंडरस्टैंड करते हो बच्चे कि ये आपका क्या है, बोमेन कैप्सूल, और यहाँ से जो
ब्लड है वो जो फिल्टर हो रहा है, मीन्स जो फिल्ट्रेट है, मीन्स जो ये फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है, 180 लीटर फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है। बट इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। इस फिल्ट्रेट में जो भी इसेंशियल एलिमेंट हैं वो क्या होगा, अब रीएब्जॉर्प्शन होगा। जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब मीन्स 99% जो है वो फिल्ट्रेट दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, और इसके बाद एक प्रोसेस चलता है सिक्रीशन। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना बन रहा है, तो 1.5 लीटर पर डे, मीन्स इतना यूरिन फॉर्म हो रहा है। बट मेजॉरिटी ऑफ फिल्ट्रेट में आपका 99% क्या हो जा रहा है, ये रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो रीएब्जॉर्प्शन होने के लिए डिफरेंट पार्ट से, मीन्स नेफ्रॉन में अगर आप सबसे ज़्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल मीन्स पीसीटी से। 70 to 80% जो है वो फिल्ट्रेट में से जितने भी इसेंशियल एलिमेंट हैं, इसेंशियल आयंस हैं या अमाइनो एसिड्स हैं या ग्लूकोज हैं, वो दोबारा से क्या कर लिए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को हम 1 by 1 देखते हैं। तो बेसिकली आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जो जीएफआर है वो 1 मिनट में कितना जीएफआर बन रहा है, तो 1 मिनट में जो है आपका जीएफआर है 125 ml। ठीक है, और एक दिन में कितना जीएफआर बन रहा है, तो 180 लीटर बन रहा है। इस 180 लीटर में ज़्यादातर 99% जो फिल्ट्रेट हैं उसको दोबारा से क्या कर लिया जा रहा है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा डिटेल मैनर में देखेंगे कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट से क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या हो गया, ये आपका एफरेंट एट्रियोल, ये आपका इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, अब यहां पर क्या प्रेजेंट है, बोमेन कैप्सूल, और यहाँ पर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जनरेट हो रहा था वो इन एफरेंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल के में डाईमीटर का डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहीं पर ये आपका क्या हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये आपका क्या हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप बोलते हो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका पीसीटी, ये हो गया आपका डीसीटी, ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ये हो गया आपका असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, और ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखो ये तो स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया आपका बोमेन कैप्सूल। ठीक है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कैसा है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपकी हो गई एफरेंट एट्रियोल, ये हो गई आपकी इफरेंट एट्रियोल। हमने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है। तो देखो पहला पार्ट है यहाँ पर पीसीटी से, मींस रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। ठीक है, अब देखो पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो यहीं पर आपके क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है, यहीं से ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है, और ग्लोमेरुलस पे प्रेशर जनरेट होने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ से ज़्यादा अमाउंट का ब्लड आ रहा है और यहाँ से कम ब्लड जा रहा है, तो फाइनली इस ग्लोमेरुलस पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसी प्रेशर को आप बोलते हो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो
तो यहाँ पर नेफ्रॉन जो यहाँ पर ब्लड होगा, इसकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी होगी 300 मिली ऑस्मोल, लेकिन जैसे ही ये बोमेन कैप्सूल में आएगा इसकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे ये आपके पीसीटी वाले पार्ट को कवर करेगा और डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में आएगा तो इसकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो आप फाइनली देखोगे कि जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी है वो इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कलेक्टिंग डक्ट तक जाते जाते बेसिकली ये ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो है वो दोबारा से 300 मिली ऑस्मोल हो जा रही है। ठीक है, इसमें वोसा रेक्टा का भी इंपॉर्टेंट रोल आप पढ़ोगे कि यहाँ पर क्या है, एक वोसा रेक्टा है जो आपके, अगर आप नेफ्रॉन में फ्लो को देखो तो उस नेफ्रॉन के फ्लो के एंटी डायरेक्शन फ्लो में इनका वोसा रेक्टा में फ्लो होता है। इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी ये मान के चलो ये क्या है आपका, ये आपका है वोसा रेक्टा। ठीक है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो आपके ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो पीसीटी वाले पार्ट में, नेफ्रॉन के पीसीटी वाले पार्ट में जो एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड किया कि जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, यहाँ पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। कैसे टिश्यू प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, जो इंक्रीज कर दे रहे हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब देखो तो एक चीज़ तो समझ में आया कि पीसीटी वाले पार्ट में किस तरह के एपिथेलियल टिश्यू हैं। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रहे हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हो सके, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो सके। अब देखो सपोज पीसीटी से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बेसिकली कितना हो रहा है, 70 to 80% जो है वो क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। मींस जो 99% आपका फिल्ट्रेट से, जो 99% जो रीएब्जॉर्प्शन होना है, उसका रीएब्जॉर्प्शन जो होना है उसमें 70 to 80% क्या हो गया, पीसीटी से ही रीएब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब देखो जो फिल्ट्रेट के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, या अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या विटामिन सी प्रेजेंट है, इन सभी का जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो 100%, मीन्स फिल्ट्रेट में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और विटामिन सी प्रेजेंट है तो उसका 100% क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ से, पीसीटी से। रीएब्जॉर्प्शन अकर बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, एक बात तो आप हमेशा याद रखना कि जो 100% जो फिल्ट्रेट बन रहा है, मैक्सिमम अमाउंट मीन्स 99% ऑफ फिल्ट्रेट दोबारा से क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिर्फ 1% ही आपका यूरिन में पास ऑन होता है। तो एक दिन में जो फिल्ट्रेट जनरेट होता है वो 180 लीटर जनरेट होता है, और 180 लीटर का 1% जो होता है वो होता है 1.8%। लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो होल डे में मीन्स पूरे दिन में कितना यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो है 1.5 लीटर यूरिन। तो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बना उसमें से तो 1.5 लीटर आपका यूरिन से आपके बॉडी से एलिमेंट हो जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा है कि वो रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या हो जा रहा है,
एब्जॉर्व कर लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपके पीसीटी से क्या कर लिया जा रहा है, री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। और इसमें आप देखोगे कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो बेसिकली आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रहे हैं, और यहाँ से फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या विटामिन सी प्रेजेंट है, उसका 100% क्या कर लिया जा रहा है, री एब्जॉर्प्शन कर लिया जा रहा है। किस मैकेनिज्म के थ्रू, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अब देखो फिल्ट्रेट में ये जो है वो तो एब्जॉर्ब कर लिए गए। इसके अलावा अगर हम आयंस की बात करते हैं, तो आयंस को भी एब्जॉर्व किया जाएगा। ठीक है, अब सपोज अगर कोई आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम, तो इसको री एब्जॉर्व किया जाएगा, री एब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे HCO3 बाई कार्बोनेट, ठीक है, या क्लोराइड, तो क्लोराइड और बाई कार्बोनेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू होगा, री एब्जॉर्प्शन बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमेशा याद रखना ये बात कि जो आयंस का री एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऐसे आयंस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं उनका री एब्जॉर्प्शन हमेशा ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, और बेसिकली ऐसे आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, अब देखो तीसरी बात यहां पर ये आप याद रखना हमेशा कि जो फिल्ट्रेट में वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर भी क्या हो रहा है, री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू दोबारा से ब्लड में एड ऑन कर लिया जा रहा है, और इसका री एब्जॉर्प्शन भी बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आया कि जो पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट को दोबारा से री एब्जॉर्व कर लिया जा रहा है ब्लड में। ठीक है, तो हमने ये अंडरस्टैंड किया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो लिम्ब लूप ऑफ हेनले में ये तो पार्ट हो गया डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। इसी तरीके से ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है। तो देखो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में बेसिकली जो री एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बेसिकली डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में बेसिकली यहाँ पर वाटर का री एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का री एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का री एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में बेसिकली NaCl का री एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि अगर हम बात करते हैं लिम्ब लूप ऑफ हेनले में, लिम्ब लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लेना कि ये जो पार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले और दूसरा है असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले जो है वो पूरी तरीके से वाटर के लिए क्या है, परमिएबल है। मीन्स यहाँ पर वाटर जो है परमिएबल है, और डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में NaCl क्या किया जा रहा है, री एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। तो बच्चे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो लिम्ब लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग पार्ट है वहाँ से वाटर को री एब्जॉर्व किया जा रहा है, और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में NaCl को री एब्जॉर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट एलिमेंट्स या आयंस या कंपाउंड्स को क्या किया जा रहा है, री एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।
तो अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो ताकि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से आपको क्लियर हो। चलो, थैंक यू।